स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस, जो कि क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, है ना। इस चैप्टर को आपको नाम से पता लग गया, केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे केमिकल्स अपना रिएक्शन करते हैं, इस चीज़ के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। जो रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ने वाले हैं, है ना। और आप पढ़ने वाले हैं इसमें रेंसिडिटी क्या होती है और कोरोजन क्या होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में। आप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को काफ़ी डीप से। केमिकल रिएक्शन मीनिंग अगर हम इसका समझें, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स जो होते हैं, अपने कोई भी सब्सटेंस जो एलिमेंट जो होते हैं तो रिएक्शन जरूर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी उसके मन के मुताबिक, अगर किसी एलिमेंट के मन के मुताबिक इन्वायरमेंट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, जो हवा पानी जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको मिल जाए तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं लोहे का ही, लोहा यानी आयरन। अगर आप आयरन को खुला रख दें, है ना, तो क्या करता है, बारिश या नमी जो होती है ना, नमी और हवा से रिएक्शन करने के, हवा से रिएक्ट करता है वो जो आयरन क्या होता है, नमी और हवा से रिएक्ट करके एक उस पर परत चढ़ा देता है, वो जो थोड़ा सा चॉकलेटी कलर की परत सी होती है, वो ऐसी परत चढ़ा देता है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन किस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। आपको पता तो होना चाहिए केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वो हम कैसे पता लगाए उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये तो पता लगाना तो बहुत जरूरी है ना, वरना तो आप किसी भी रिएक्शन को आप बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है इसमें, जबकि वो फिजिकल रिएक्शन हो सके, क्या पता, है ना। तो पहली बात पढ़ लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 चीजों में चेंज आने वाला है, 4 चीजों में चेंज आएगा तो हम कहेंगे उसमें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे क्या होता है, चेंज इन स्टेट, केवल चेंज इन स्टेट होता है। अगर आप ये मत समझना चेंज इन स्टेट जो है फिजिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट जैसे यदि आप किसी लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी जानते हो ना, लड़की नहीं लकड़ी, यदि आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसकी एक स्टेट चेंज हो जाती है। इसी को जलाने से देखो चारों चीजें कैसे होती हैं। जब किसी लकड़ी को जलाते हैं, सोई मुंह से लड़की निकल रहा है, लड़की को नहीं जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, है ना। जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे लकड़ी को जलाया आपने तो लकड़ी एक उसमें चेंज हो जाती है एसिड में, है ना, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई है। और दूसरा होता है चेंज इन कलर, जो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन में वो कलर भी चेंज हो जाता है काफी सिचुएशन में, है ना। और तीसरी चीज होती है आपकी इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जब आपने लकड़ी को जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये जो गैस निकली केमिकल रिएक्शन से निकली है। चौथी चीज होती है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे घर में ना हमारे घर में पुताई होती थी, तो हमारे घर में क्या होता था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो चूना लाते थे, और चूना एक दिन पहले उसमें पानी में भिगो देते थे, है ना। एक मतलब लोहे का ड्रम लिया, उसमें चूना डाल देते थे पानी डाल। क्या होता था, जब मैं सुबह सुबह उठता था, मैं जाके देखता था, वो ड्रम था थोड़ा हीट उस ड्रम में से हीट प्रोड्यूस हो रही होती थी। मैं देखता था यार इसे तो हमने गैस में भी नहीं रखा और ये इतना गर्म कैसे हो गया, कुछ करा ही नहीं। तो वो जाके वो मेरे को 9th क्लास में पता लगा, 9th या 10th क्लास में मुझे पता लगा, अबे यार ये तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो यानी ये चारों चीज, अगर आप किसी रिएक्शन में ये चारों चीजों में से कुछ हो रहा हो तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि स्टेट में चेंज होना चाहिए, कलर चेंज हो जाना चाहिए, उसका गैसेस इवैल्यूएट होनी चाहिए, या उसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। जो मैंने चूने का एग्जांपल दिया ना, तो उसी का एग्जांपल था, है ना। जैसे लाइम वाटर, जो लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, उसे आप पानी में जब डालेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये आपको पता लग गया कि किस सिचुएशन में आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना। अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। आपको पता है केमिकल जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे आप मान लेते हैं सोडियम को हम Na बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, है ना, और जिंक को Zn बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो आपके केमिकल्स होते हैं, यानी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक साइंटिफिक जो ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो अब इन फॉर्मूले को पता है क्या, साइंस एक ऐसा लैंग्वेज है, आप हर वक्त उसको थ्योरी से ही नहीं समझा सकते, उसका प्रैक्टिकल देना बहुत जरूरी है ना। शॉर्टकट्स में दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइंस इतनी बड़ी है, आप बार बार उसमें थ्योरी लिख के नहीं आ जाएंगे। कभी कभार आप शॉर्टकट में मतलब इक्वेशन के द्वारा उस रिएक्शन को शो कर सकते हैं,
जो टीचर को अगर आप इक्वेशन दिखा देंगे ना तो थ्योरी टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चा ये कहना चाहता है। तो केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखिए केमिकल इक्वेशन में इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, यानी बहुत शॉर्टली तरीके से इसको रिएक्शन को शो कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक हमने लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का Mg बोलते हैं और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, ठीक है। जब आप इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो ये चीज राइट हैंड साइड जो निकल रही है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। जो ये लेफ्ट साइड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये दोनों एलिमेंट है, ये जो सब्सटेंस है, जो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन करने वाले हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड जो रिएक्टेंट से मिलकर जो राइट साइड चीज बनकर तैयार हुई है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ये एक बार देख लीजिए, लेफ्ट साइड वाले को हम कहते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यह हमारी होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक बार फिर से बताया तो केमिकल इक्वेशन एक बड़ा ही शॉर्ट तरीके से किसी भी इक्वेशन को शो करने का एक वो होता है आपका जुगाड़ कह लो इसे कुछ, हाँ जुगाड़ नहीं कहेंगे। चलिए बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अब इसी को हम न्यूमेरिकल तरीके से लिख देंगे कि मैग्नीशियम को साइंस में क्या कहते हैं, मतलब है ना, साइंस के लैंग्वेज में Mg बोलते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। अब इन दोनों को जब रिएक्शन कराए MgO ने, अब क्या होता है बेटा कि इस वाली इक्वेशन में हमने देखा कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं, जो रिएक्टेंट के एटम्स वो प्रोडक्ट के एटम्स से अनबैलेंस्ड होते हैं। इस वाले रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर O2 है, यहाँ O1 रह गया। कैसे रह सकता है सर, आपने तो बताया था द मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि जो लेफ्ट साइड जो एटम्स होते हैं, है ना, वही जितने लेफ्ट साइड है उतने ही राइट साइड बन के तैयार होंगे। आपने बोला सर मास की बात कर रहे हैं, हर एटम में अपना एक मास होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब ये Mg प्लस O2 MgO निकलेगा। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, सिचुएशन आती है सर अगर अनबैलेंस है तो आप हमको बैलेंस करना सिखाइए। तो चलिए बैलेंस करना सीख लेते हैं। बैलेंस करना बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, देखिए बहुत आसान है। देखो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, देखो इस इक्वेशन को मैंने नीचे लिख लिया, केमिकल मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए हम लेफ्ट साइड वाले के एटम्स को गिन लेंगे और राइट साइड वाले के एटम्स को गिन लेंगे। क्या देखेंगे, क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं आ रहे, तो जैसे मैथ में तराजू की तरह तोलते हैं वैसे तोल देंगे इसे। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड Mg कितना है, देखिए लेफ्ट साइड Mg 1 है और राइट साइड भी Mg कितना है 1। तो यहाँ पर तो ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड Mg बराबर है दोनों, तो Mg तो दोनों साइड बैलेंस है। लेकिन अब लेफ्ट साइड ऑक्सीजन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने 2 है, और जबकि राइट साइड ऑक्सीजन के एटम्स कितने 1, ये बैलेंस हो गई। एक ऑक्सीजन का एटम्स कहाँ गया, अब एक ऑक्सीजन का एटम्स कहाँ गया इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हमें निकालने का पड़ेगा, सर आपने बताया था मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या करते हैं, अगर मैं अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन मल्टीपल में जब इसने 2 से मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 एटम्स हो गए, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सर मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, यहाँ पर मैग्नीशियम से भी तो मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब हम लेफ्ट साइड वाला अनबैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड तो 1 है मैग्नीशियम, राइट साइड 2 मैग्नीशियम हो गए। अब हम इस सिचुएशन में क्या करें, तो इस साइड आप मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो हो गई ना बैलेंस। अब दोनों साइड के एटम्स को काउंट करके देखो। आप किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी किताब बहुत अच्छी किताब है। आप एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, उसमें से नोट्स निकालिए, नोट्स खुद के ही समझ आने चाहिए, नोट्स खुद ही बनाने चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स वो चीज होती है कि आपको कैसे समझ आ रहा है वो आप शॉर्टली लिखते हैं उसमें। किसी अदर टीचर के नोट्स लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं आपको समझ में आने वाले, क्योंकि वो टीचर ने अपने माइंड के तरीके से, अपने समझने के तरीके से बनाया हुआ है। तो नोट्स बनाने का काम खुद कीजिए, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये बैलेंस हो गई। एक बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल मैंने नीचे दे रखा है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे ये वाली इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड जिंक के कितने एटम है 1 है, और हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 है, और सल्फेट के कितने एटम है 1 है।
सल्फेट के कितने एटम है? एक है। राइट साइड बात कर लेते हैं, जिंक के कितने एटम है? एक है। सल्फेट के कितने एटम है? ये भी नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। चल कोई नहीं, मैं इधर बता देता हूँ। चलिए ये वाली इक्वेशन में नहीं दिख रही है, ये दिख रही है। चलो ये वाली मैं इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर कोई नहीं दिख नहीं रहा था, हमने थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग ऐसी कर ली, सस्ता सा कैमरा हमारा। देखिए जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये देखो क्या, ये आपकी एक इक्वेशन मैंने लिख दी, दिख रही होगी आपको। अच्छा आपको पता है ना ये किसका नेम कितना, किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? जिंक का होता है। तो लेफ्ट साइड जिंक कितना? एक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। और सल्फेट के कितने एटम है? जो है वो 1 है। ठीक है बच्चों, राइट साइड काउंट कर लेते हैं। जिंक के कितने एटम है? सल्फेट के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। एक देखो, जिंक का 1 1 2 2 1 1, यानी लेफ्ट साइड वाले जितने भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ है प्रोडक्ट के इक्वल है। इस सिचुएशन में ये जो रिएक्शन है, ये जो केमिकल जो ये रिएक्शन है, इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस है अनबैलेंस है? ये मैं आपसे पूछता हूँ, बैलेंस है या अनबैलेंस है? आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला टॉपिक मतलब क्या, आपको पता लग गया केमिकल रिएक्शन, आपको पता लग गया क्या होते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। आपने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए। तीसरी चीज पढ़ी आपने कि आप राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले से लिखते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है? बैलेंस तो करना सीख लिया, तराजू आलू वाले बन जाएंगे, हम सब्जी वाले बैलेंस कर देंगे। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काफी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके सामने आ गई। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? कभी तो चीज बन रही थी, कभी टूट के बन रही थी, कभी जुड़ के बन रही थी, कभी डिस्प्लेस हो गए बन रही थी, कभी डबल डिस्प्लेस हो गए बन रही थी। साइंटिस्टों ने सोचा यार ये अब हम सभी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं क्या? सारी एक ही तरह की केमिकल इक्वेशन होती है। साइंटिस्टों ने बोला यार नहीं, ये चीज तो जुड़ के बन रही है। दूसरे ने बोला नहीं, ये वाली चीज तो जुड़ी हुई थी, टूट के बन रही है। तो इन्होंने जो केमिकल के इक्वेशन के जो टाइप होते हैं ना, इन्होंने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। कौन सा केमिकल रिएक्शन क्या है, कौन सा केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन। तो पहला केमिकल रिएक्शन जो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। नाम से ही समझ आ रहा होगा, कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। जैसे सर एग्जांपल दो आपने, जैसे बेटा कार्बन था, आपका कार्बन था, अब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कार्बन को जला दें, ठीक है, कोई नहीं, मैं नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो क्या निकलने वाला है? CO2। कहेंगे ना 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके केवल एक सब्सटेंस का जो एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, है ना, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आप बुक को पढ़िए, काफी सारे एग्जांपल हैं, है ना। 9th क्लास अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो इक्वेशन भी बना लेंगे, किस तरीके से इक्वेशन बनती है वो भी बना लेंगे, बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला बनता है वो 9th में आपने सीखा था, है ना, 3rd चैप्टर में। चलिए ये तो आपको हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार फिर से बता दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर जब किसी एक सब्सटेंस या एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होकर कोई एक चीज बनना, 2 या 2 से कंबाइन, तो 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक की चीजें होंगी कंबाइन, एक चीज कभी कंबाइन थोड़ी ना होती है। चलिए ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करने वाले हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, टूटना, विखंडन होना। सर कैसे? चलो वो तो छोड़ो, विखंडन आपको ये पता लग गया, डिकम्पोजिशन का टूटना। कोई एक प्रोडक्ट है, माना ये प्रोडक्ट है ना, या कोई
अब इस प्रोडक्ट को मैं रिएक्शन कराना चाहूँ, मैं ऐसा रिएक्ट करूँ कि ये ना अपने अपने जैसे काफी 3-4 चीजों से मिलके बनाए, 3-4 एलिमेंट से मिलके बनाए, कि मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊं वो 4-3 जो 2-3 चीजें हैं वो अलग अलग टूट के निकल जाए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीनिंग समझ आ गया कि कोई प्रोडक्ट टूट के ना दो या दो से अधिक चीजों का निर्माण करें। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है, फोटो डिकम्पोजिशन भी होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी होता है। जैसे क्या होता है, कभी कभार प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन करने के लिए ना आपको हीट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हीट की। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट देखो दो चीजों से मिलकर बनाना, कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों अलग अलग चीज है। कैल्शियम और कार्बोनेट को अगर आप हीट यानी उसको गर्म कर दें या उसमें हीट लगा दें तो वो टूट जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। हीट बेटा जिस भी रिएक्शन में हीट देके डिकम्पोज किया जाता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको मैंने हीट करा, गर्म करा। जब गर्म करा तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गया। देखिए दोबारा से एक बार, कैल्शियम कार्बोनेट था जो आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मैंने हीट करा तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया और आपका क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दो चीजों में डिकम्पोज हो गया। सिंगल सब्सटेंस जो सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ था हमारा, इसे रिएक्शन करने के बाद डिकम्पोज कर दिया। चीजें हम डिकम्पोज करेंगे, काफी सारी चीजें बन सकती है डिकम्पोज करके। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? हीट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। सनलाइट, वो मैं मानता हूँ सनलाइट में भी थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसे होता है हल्की सी सनलाइट दे दो वो रिएक्शन कर जाते हैं। ये मत सोचना सर जी आप ये तो दोनों एक जैसे। ये वाला आपने अभी पहला बताया थर्मल, उसमें भी हीट थी, इसमें भी। सनलाइट में क्या होता है? सनलाइट की अपने अलग, उसमें अपने अलग केमिकल्स होते हैं, है ना, वो जो भी उसकी चीज होती है ना, आई डोंट नो। अब फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? हल्की से अगर सनलाइट दे दे, अगर सनलाइट मतलब उसमें जो रिएक्शन होगा ना उसमें सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। तो बात कर लेते हैं, चलिए एक हमारा AgCl जो है आपका AgCl है। अगर आप इसको सनलाइट देखो, ये जो इक्वेशन है बैलेंस है, पहले से बैलेंस कर दिया हमने, है ना। अब देखिए अगर AgCl को अगर हम सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कर दें तो वो सनलाइट देता है, वो रिएक्शन खुद कर लेगा, हमारे को कुछ नहीं करने की जरूरत है। कहीं आप जाके उसको देखने लग गए कि रिएक्शन कर, हम करेंगे नहीं, पानी डाल दिया होगा, ऐसे नहीं, खुद ही कर लेगा वो। उसको अगर आप सनलाइट दे देंगे वो खुद रिएक्शन कर लेगा, है ना। तो AgCl अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो देखिए दो से अधिक तत्व में टूटेगा, दो तत्व में टूटेगा, दो सब्सटेंस में टूटेगा, दो केमिकल्स में टूटेगा, दो एलिमेंट्स में टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब सनलाइट की आवश्यकता थी डिकम्पोज करने के लिए। ये जो रिएक्शन है बहुत सारी चीजें बनती है डिकम्पोजिशन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में आपको पता है वाटर जो होता है दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किस से मिलकर बना हुआ था? अब बोलोगे सर जी हमें नहीं पता, तो वो पता होना चाहिए आपको। वाटर जो है हाइड्रोजन से मिलता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिलकर बना होता है। ऐसे थोड़ी ना आपने हाइड्रोजन के साथ ऐसे मिला दिया बन गया। ठीक है, एक रिएक्शन करा, कोई प्रोडक्ट बनाना है ना तो उसका एक रेशियो होना चाहिए आपके पास। रेशियो होगा तभी वो चीज बनेगी। पता लग रहा है एक बाल्टी ऑक्सीजन एक बाल्टी हाइड्रोजन मिला दिया फला, अब बन गया पानी, ऐसे नहीं बनता पानी। एक अनुपात होता है इसका, एक रेशियो होता है 1:8। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में बेसिकली बताया जाता है कि वाटर के अंदर के जो दो एटम्स होते हैं, मतलब जो कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम कैसे तोड़ें। H2 होता है ना, H को अलग कैसे करें और ऑक्सीजन को अलग कैसे करें। बहुत सारे रिएक्शन ऐसी होती हैं। हम ना रिएक्शन कराएं, अगर हम वाटर के अंदर ये वाला प्रोसेस यूज करें इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करें, है ना, तो क्या होता है उसमें ना वो जो H2 होता है वो टूटने लगता है, हाइड्रोजन अलग निकलता है ना, और ऑक्सीजन अलग निकलता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, मैंने दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पे डालना, काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने
डायरेक्ट जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो वो होते हैं ना, वो केवल एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, मैंने देखा था उसमें। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में उसमें से एक हाइड्रोजन अलग इधर से निकलने लगती है और ऑक्सीजन अलग साइड से निकलने लगती है। वो एक पन्नी लगाता है उसमें, वो चेक कराता है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट देख लेना कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। अब आप पूछेंगे सर क्यों पढ़ रहे हैं ये? यार पढ़ना पड़ेगा, साइंस लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, यूजेस है इसके बहुत। सर नहीं, हमें नहीं पढ़ने यूजेस, नहीं पढ़ने तो भाई साइंस मत लेना आगे, ठीक है। चलिए फिर अब इसके डिकम्पोजिशन के यूजेस भी होते हैं बेटा। यूजेस क्या होता है? जो सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है इसका, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूजेस होता है, सीमेंट बनाया जाता है इससे, ठीक है। दूसरा क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यार मेटल तुम्हें क्या लगता है, जो लोहा कॉपर ऐसे निकल जाते हैं, बाल्टी डाली हमने जमीन के अंदर निकल गए, ऐसे नहीं निकलते भैया। निकालने के बाद ऐसे थोड़ी ना आपको सोना, आपको ईट, सोने की ईट मिल गई, आपने सोने की ईट निकाल ली हमने। मिक्सर होते हैं बहुत सारे, गैंग होती है, आप वो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें क्या होता है निकालते हैं, है ना। निकालने के बाद उसको काफ़ी सारे रिएक्शन से गुजारा जाता है, तब जाके प्योर मेटल निकलता है। प्योर मेटल निकालने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। और ये थर्माइट वेल्डिंग्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग्स में ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, थर्माइट वेल्डिंग्स क्या, चैप्टर 3 में टॉपिक है थर्माइट वेल्डिंग्स का, है ना। चलिए हमने बात कर लिया डिकम्पोजिशन, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया है ना। अब बात करने वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी पढ़ते हैं ना यार, तो यार स्कूल में याद आ जाती है गुंडे बच्चों की। गुंडे बच्चे क्या होते थे, या थोड़े से ऐसे बच्चे भी होते थे, थोड़े से गुंडे होते थे लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट होता था उन्हें, उनको मन कर जाता था ना आगे बैठना है, आगे बैठना है, तो क्या करते थे वो, अब भाई ताकतवर होते थे गुंडे, आगे जाते थे, सीट पे जाते थे, उसका भगा देते थे उसकी सीट से, उसकी सीट पे बैठ जाते थे। यानी सर क्या मतलब, समझे नहीं हम इसका मतलब। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है, अधिक शक्तिशाली एलिमेंट होता है, ताकतवर एलिमेंट होता है, कम ताकतवर वाले एलिमेंट को उसकी जगह से उखाड़ के फेंक देता है, भगा देता है, उसको अलग फेंक देता है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? विस्थापन, यानी इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित या डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, पक्का। चलिए ये इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। और इसका आप बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख ली, है ना, तो और आपने 1-2 वर्ड देख लिए वीडियो से, डायरेक्ट मुद्दे की बात पढ़ ली। मुद्दा नहीं होता, साइंस पढ़ रहे हो मजे से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, और एक चीज का रीजन जानो, गूगल आपके पास है, ठीक है। तो है ना, क्या कह रहे हैं, बोल। चल कोई बात नहीं, कितने मिनट की हो गई वीडियो? 22। कोई नहीं, आप 15-20 मिनट, 5-6 मिनट की और बना लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको और हमें दोनों को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें सर जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? क्या हुआ, हिल जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर जी बताओ ना क्या होता है? आप बोलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें पढ़ लो ना आप क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, 2 सॉल्ट होते हैं, 2 सॉल्ट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, सॉल्ट। इसमें दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, जैसे ले लें सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, 2 तरीके के सल्फेट हैं इसमें। इनमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है। इनमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ के सुना देता हूँ। A double displacement reaction is a type of decomposition reaction in which 2 constituent reactants interchange positive and negative ions and form 2 new compounds। मतलब इन्होंने क्या बोला,
इसमें क्या होता है, इसमें ये जो दो सोल्ट्स होते हैं ना, इसमें ये दो कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से दो नए नए प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके के रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखो मैंने एग्जांपल यहाँ दे दिया, किताब पढ़िए। आप किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो बस आपको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने समझा दिया, किताब को पढ़िए। किताब को अरे बंद मत कर, अभी रुक जा, अभी रह रहा है ये, ठीक है। ये नाम बड़ा अजीब लगता है मुझे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, पर इसी में ये तो अपन लिख दिया थोड़ा सा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स कम। क्या बोला मैंने? ये जो दो सॉल्ट थे ना, सॉल्युबल सॉल्ट थे, वो ये सॉल्युबल सॉल्ट थे। आप बोलोगे वाटर, जरूरी नहीं हर चीज वाटर में सॉल्युबल हो, सॉल्युबल सॉल्ट थे। ये जो दो सॉल्ट हैं, ये सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, ये दो सॉल्युबल सॉल्ट थे। और जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करा ना डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो इनमें से एक जो सॉल्ट, एक जो कंपाउंड निकला है, जो वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। अभी ये सॉलिड फॉर्म में जो निकला है ना, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है? ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, ये घुलनशील नहीं होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हार्ड वर्ड है थोड़ा सा, मुंह से निकलते नहीं है मेरे, है ना। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये आपका प्रिसिपिट, इसे प्रिसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो इतना सा फर्स्ट पार्ट में मैंने इतना सा समझा रहा हूँ, काट बता भी। ये बच्चे बड़े ऐसे हमारे वीडियो बंद कर रहे हैं, जबरदस्ती समझाने भी नहीं देते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट है करूँ, आपकी मर्जी, आप करना तो करो, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ा उसमें बस किताब पढ़नी है, और जब किताब पढ़ लो ना, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा यार ये था चैप्टर, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, है ना। और थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा, पैसे नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, क्या पता उनको हेल्प मिल जाए इससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।